गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। उसमें अपन ने उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन, उसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी, जो परासंरचना थी, उसके बारे में अपन ने डिटेल से जाना था। जैसे कि उसमें कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, चेम्बर्स के बारे में जाना, आउटर चेम्बर, इनर चेम्बर। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, जिसमें अपन ने उसका डायग्राम भी बनाया था। उसमें अपन ने ऑक्सीसोम या एफएन कण का डायग्राम भी अपन ने उसमें बनाया था और आसानी से उसको समझा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती कैसे है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी होती क्या है, कितने भागों से मिलकर ये बनी हुई होती है, वो सभी अपन ने प्रीवियस क्लास में नोट कर लिया था। अब अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन होता कैसे है। कहने का मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या सेल डिवीजन के टाइम से बोलते हैं कोशिका विभाजन के द्वारा बनता है, या फिर कोई अन्य संरचनाएं होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया को उत्पन्न करती है। तो उसी से रिलेटेड आज अपना टॉपिक रहेगा। जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन, जिसे अपन बोलेंगे बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोजेनेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन। बीएससी पार्ट फर्स्ट है ही आपका, ये अपने नोट नहीं किया था, जूलॉजी। आज की जो क्लास है वो है 15, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया की बायोजेनेसिस को बहुत ही अच्छे से समझाया है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे अपन, जिनके माध्यम से अपन आसानी से समझ सकते हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन या उसकी उत्पत्ति होती कैसे है। सबसे पहला अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है कोशिका कलाओं से, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनसे। तो इसके बारे में सबसे पहले रॉबर्टसन ने सन 1964 ईस्वी में फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिया है माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन का, वो है कोशिका कलाओं से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1964 में ये बताया कि जो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान लो कि ये कोई कोशिका है, ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कई बार अंतर्वलन हो जाती है, यानी अंदर की ओर वलन बनाती है। ऐसे वलन बना लिया इसने। तो ये जो अंतर्वलन बना है ये ही आगे चलकर एक माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तित हो जाता है। तो रॉबर्टसन ने ये बताया कि कई प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन होती है या जो कोशिका कला होती है, उसके अंतर्वलन के कारण ये माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। क्लियर है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन।
पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया से, पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया से, यानी कि कोशिका में अपन जानते हैं कि पहले से ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया ये है, ठीक है, इसी से नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है। वो कैसे होता है ध्यान से समझना। एक डायग्राम बना रहा हूं इसके लिए। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पहले से बनाया है, इससे नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कैसे होगा वो ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है पहले से, कुछ साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि पहले अगर कोशिका में कोई माइटोकॉन्ड्रिया है तो सेल डिवीजन के टाइम जब कोशिका विभाजित हो रही होती है दो पुत्री कोशिकाओं में, तब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह लंबा होकर डंबल की आकृति का हो जाता है, लंबा होकर डंबल की आकृति का, डंबल। तो अपन इसको डंबल कैसा होता है आपने मूवीज में देखा होगा, जिम में बीच में से थोड़ा पतला, साइड में से ऐसे मोटा, ऐसे हो जाएगा। तो जैसे ही डंबल की आकृति का होगा, बीच में से वही अनुप्रस्थ पट्टी बनेगी और दो भाग बन जाएंगे इसके। तो एक नया माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। तो अपन इसको ऐसे बना लिए, ये डंबल की आकृति का हो गया। अब यहाँ से मान लो कि अगले डायग्राम में इसको यहाँ से अपन ये ट्रांसवर्स सेप्टम बना, तो इससे दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। एक तो ये वाला और एक और बना देते हैं, एक ये वाला। तो मैंने ये कहा सेकंड एग्जाम्पल में कि कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कोशिका विभाजन के समय जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका में उपस्थित वह लंबा होकर डंबल की आकृति का हो जाता है, डंबल की आकृति का हो जाता है और दो नए माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजित हो जाता है या नए माइटोकॉन्ड्रिया को जन्म देता है। ठीक है, ये तो अपन ने एग्जाम्पल से समझ लिया है। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मैंने बताया था कि इसमें अंतर्वलन से, यहाँ पे जैसे अंतर्वलन बता रखा है, तो इसी का मैं एक डायग्राम बनाऊं आपके सामने। ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ अंतर्वलित हुई है ऐसे। ये कोशिका के अंदर बता रहा हूं, ये वाला भाग, ठीक है। अब ऐसे ये अंतर्वलित हुई है, यह है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हुआ है इसमें अंतर्वलन। अंतर्वलन। नेक्स्ट डायग्राम अपन कैसे बनाएंगे इसका, कि इसी में अंतर्वलन होने से मान लो कि इतना सा पार्ट टूट गया,
ये लो, ठीक है, ये लो, ये इतना सा पार्ट टूटा। आगे इसमें मान लो ऐसी संरचना बनी, ऐसा बना ये। फिर नेक्स्ट एक इसने कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया का रूप ले लिया ऐसे, ये लो। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने दर्शाई आपके सामने, ये वाला भाग, ये अंतर्वलित हो गई है, ये अंतर्वलित हो गई है। इसका एक छोटा सा भाग मान लो टूट गया, या ये मैंने दर्शाया अलग से, ये माइटोकॉन्ड्रिया में धीरे धीरे परिवर्तित हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन छोटे छोटे को भागों को बोलते हैं अपन ट्यूब्यूली, ट्यूबुली, ट्यूबुली, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो अंदर मैंने लाइन से शो किए ये नलिकाएं हैं, इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में ट्यूबुली या ट्यूब्यूल, जो अलग होकर एक माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाती है। तो एकदम सिंपल सी प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन ने डायग्राम से समझा दिया है अच्छे से कि ये अंतर्वलित हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके कारण धीरे धीरे ये जो ट्यूब्यूल्स बनी है इस अंतर्वलन होने के कारण वो धीरे धीरे एक माइटोकॉन्ड्रिया में बदल गई। ऐसे ही अपन ने पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया से बताया कि ये कोशिका विभाजन के समय डंबल की आकृति का हो जाएगा, यानी दोनों सिरे तो फूले हुए, बीच में से कुछ सकरा। धीरे धीरे ये दो नए माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाएगा। तो ये अपन ने दो एग्जाम्पल ले लिए हैं अब तक। एक एग्जाम्पल और है माइक्रोबॉडीज से, सूक्ष्म काय जिन्हें बोलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं है तो डाउट क्लास में पूछ लेना। और वैसे भी 17 नवंबर से आपकी कॉलेज ओपन हो रही है, तो वहां पे इस चीज को अपन वापस रिवर्स कर लेंगे। थर्ड जो एग्जाम्पल ले रहा हूं उसमें मैं वो है सूक्ष्म काय से। सूक्ष्म काय को बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज जैसे कोशिका के अंदर बहुत सारी सूक्ष्म काय या माइक्रोबॉडीज होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लासों में बताया था कि कोशिका में कौन कौन से अंगक होते हैं, तो वहाँ पे माइक्रोबॉडीज का नाम भी या जिक्र भी मैंने किया था। तो फॉर एग्जांपल मैं ये मान लो कि इसी की बात कर लो कि ये कोई माइक्रोबॉडी है, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली सूक्ष्म काय है ऐसी, ठीक है, ये लो ऐसी है। ये धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया में बदलना स्टार्ट हो जाती है। इसे अपन बोलेंगे वही ट्यूब्यूली, जो एक लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाएगी। एकदम सिंपल है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जीवात उत्पत्ति को उदाहरण सहित समझाइए या डायग्राम्स के माध्यम से समझाइए। बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो उसमें आपको डिवाइडेशन भी मिलता है, कईयों में 2 नंबर का अलग, 2 नंबर का अलग और 2 नंबर का अलग, 3 पार्ट मिलते हैं, 2 2 2 और 2 नंबर के। तो टोटल मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये वाला पार्ट अगला पूछ सकता है। तो इसमें अपन थोड़ी सी थ्योरी भी लिख दें और डायग्राम बना दें तो अपने पूरे में से पूरे 3 नंबर कवर हो जाते हैं। जैसे मान लो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें से 3 नंबर का तो ये पूछ लिया और 3 नंबर का कोई दूसरा पार्ट पूछ लिया इसका। तो इसमें से ये 3 नंबर का जो पार्ट था अपने तीनों एग्जाम्पल लिखे और उनके डायग्राम बना दिए, तो 3 नंबर अपने कन्फर्म है, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है। तो ये था अपना माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेंगे इसी में माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। इसके ऊपर से भी 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अपन को पता चल चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या हैं, कि अपन ने पहले जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया का, उस टाइम ही अपन को पता चल गया था और पहले से भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। जिसे अपन बोलते हैं
सेल का पावर प्लांट। इसके अलावा और भी वर्क्स हैं इसके, जैसे ऊर्जा संग्रहण केंद्र जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, और बोल सकते हैं कि जो शुक्राणु है उसका जो मध्य भाग है उसके सर्पिल का निर्माण भी इसके द्वारा ही होता है। ऐसे ही वसाओं का उपापचय वो भी माइटोकॉन्ड्रिया का ही कार्य है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वर्क्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें पहला मैंने अभी बताया आपको शक्ति ग्रह के रूप में, जिसे अपन बोलते हैं एज ए पावर प्लांट या पावर हाउस भी बोल देते हैं, प्लांट या हाउस। हाउस लिख देता हूं, ग्रह लिखा है, हाउस। अब ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो अपनी भोज्य पदार्थ है, जैसे शुगर है, फैट है, शर्करा और वसा, ये होते हैं वसा और शर्करा, इनका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अपन ने जाना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे कोशिका सत्याग्रह कहा जाता है, यानी कि इसमें बहुत सारी एनर्जी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ये जो शुगर और फैट है, जैसे इनका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2O और CO2 में। ये अंतिम उत्पाद है शुगर और फैट के। जैसे ही शुगर और फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो इनके अंतिम उत्पाद यह कि किस में परिवर्तित हो जाएंगे, H2O और CO2 यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस रिएक्शन में, ये ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जैसे ही इन शुगर और फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस रिएक्शन के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, जिसको ऊर्जा समृद्ध यौगिकों, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, कौन से होते हैं, एटीपी के संश्लेषण में संग्रहित कर लिया जाता है। यानी मैंने आपको कहा कि इन मॉलिक्यूल्स, ये जो शुगर और फैट है, इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो उस दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनेगी, एनर्जी बनेगी, जिसको ऊर्जा समृद्ध यौगिक या एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, जो कौन है, एटीपी के संश्लेषण में संग्रहित कर लिया जाता है। यानी जितनी भी एनर्जी बनी उसको एटीपी के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। और इस एटीपी को, अब अपन जानते हैं कि सेल में विभिन्न जो उसकी लोकेशंस है, पार्ट्स है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती रहती है। तो उन रिएक्शंस को करने के लिए जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे ये एटीपी उपलब्ध करवा दी जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? तो ये चीज भूलना मत। एटीपी क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, यानी ऊर्जा समृद्ध यौगिक। क्लियर है? एक आपने नाम सुना होगा ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। ऑक्सीडेटिव
डेटिव फोस्फोराइलेशन, इसका नाम सुना होगा, इस रिएक्शन का नाम सुना होगा। ये जो रिएक्शन होती है इसमें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये मिलके क्या बनाएंगे, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके साथ अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है एनर्जी की प्रेजेंस में, तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनता है, जिसको अपन ने पहले ही नोट कर लिया है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपको एक नंबर क्वेश्चन में पूछ भी ले कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या है या किसे कहते हैं, तो आप ये रिएक्शन भी उसमें शो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट वर्क हो गया किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, शक्ति ग्रह के रूप में या एज ए पावर हाउस। तो उसमें अपन ने जाना कि कैसे इसको पावर हाउस कहा जाता है, रीजन क्या है। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो डाउट क्लास में पूछ लेना, और बाकी की इसके जो बचे हुए वर्क्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। धन्यवाद।